बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर की खबरें भी होंगी, आज के शो में मेहमान भी होंगे, सेगमेंट्स भी होंगे। आगाज़ हम कर लेते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक देखिए। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नबी की शान बहुत ऊंची है। जिस चीज़ की निस्बत हुजूर के साथ हो गई वो चीज़ भी माशरे के अंदर अज़ीम बन गई। मेरे जी में चाहा कि आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियों को ज़िक्र करूं। सबसे बेहतरीन सवारी तो आपकी जो जन्नत से आई थी, बुराक। इसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 20 के करीब घोड़े थे जिनके नाम महफूज हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 6 के करीब खच्चर थे जिनके नाम सब किताबों के अंदर मनक़ूल हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 दराज गोश थे जिनके नाम मशहूर हैं। उनमें से एक मशहूर दराज गोश जिसका नाम याफूर था। याफूर के बारे में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लम, हमारी नस्ल में कई ऐसे दराज गोश थे जिन पर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सवारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 25 के करीब ऊँटनी थी जिनके नाम अहादीस के अंदर महफूज हैं। मेरे भाइयों, जब हैवानात को अल्लाह ने ये निस्बत अता फरमा दी हुजूर के सदक़े, लिहाजा जब हम हुजूर के आमाल पे आ जाएंगे तो अल्लाह हमारे साथ कितना इकराम वाला मामला फरमाएगा। इसलिए इत्तिबा सुन्नत की कोशिश करनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। खबरें आज की क्या हैं? सबसे पहले म्यू अस्पताल से खबर ये है, अद्वियात सर्जिकल सामान की खरीदारी में कमीशन का इल्जाम। बल्दियाती इलेक्शन पर डेडलॉक बरकरार, पंजाब हुकूमत का EVPM पर इसरार। मस्जिद नबवी की तर्ज पर फोल्डेबल छतरियां लगाने की तजवीज। और लेस्को का इस दफा का कारनामा भी आज के शो का हिस्सा होगा। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब दुर्रे नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। बिल्कुल। अच्छा, वो अभी मस्जिद नबवी की बात हुई तो मेरे सामने एकदम से वो मंजर आ गया। खैर, हम उस खबर की तरफ भी आएंगे। पहले आ जाते हैं म्यू अस्पताल की तरफ। अच्छा जी, खबर जो अब है, आई डोंट नो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये होता आ रहा है, होता रहेगा, खबर होगी भी तो ये सब चलता रहेगा। कमीशन का इल्ज़ाम है, ये तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो पूरे पूरे बड़े कार्टन अद्वियात के गायब हो जाते हैं, अमला बैठा नहीं होता। तो फिर जो कमीशन है वो तो एक बंदा नहीं, पूरे डिपार्टमेंट बने हैं, हर कोई अपना अपना हिस्सा खाता है। म्यू अस्पताल में अद्वियात सर्जिकल सामान की खरीदारी में कमीशन का इल्ज़ाम हुआ है। यहाँ कोविड के दौरान इतना इतना सामान आया, कहाँ गया किसी को पता ही नहीं। जी आमिर भाई। देखिए, मैं तो ये खबर पढ़ के मुझे तो अफसोस इस बात का है कि ऐसी चीज़ों पर जो कि जान बचाने वाली है उस पर भी कमीशन खाया जाता है। और ये ऐसा सरकारी स्ट्रक्चर बन चुका है कि दुरे साथ बैठे हैं, ये बहुत सारे ठेकेदार और ठेकों की खबरें देते, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की खबरें दुरे देते हैं। मुझे बताएं, ये कहाँ का असूल है कि जो सबसे कम बिड देगा उसको ठेका दे दिया जाएगा? ये कहीं का असूल नहीं है। जो सबसे अच्छी हम तो क्वालिटी, यहाँ यही सुनते आ रहे हैं, जो सबसे कम बिड देगा हर तरह के जो अच्छी क्वालिटी देगा दुनिया भर में उसको ठेका दिया जाए। कानून थोड़ा मुख्तलिफ है। आमिर भाई की बात के बाद मैं बताता हूँ कानून सही, क्या है। सही। अच्छा, यहाँ पे है कि जिसने सबसे कम बिड दी उसको उन्होंने ठेका दे दिया। अब जिसने कम बिड में दी
उसने अपना कमाना तो है उसमें से, तो एग्जैक्टली। फिर वो रास्ते ढूंढता है। ये अद्वियात वाला मामला भी बिल्कुल बैन ऐसे ही है कि जिन कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है वो पहले कम बिड पे आती हैं, फिर वो कमीशन पे चली जाती हैं। उनको लाने वाले जो हैं वो वक्त से पहले बिड उनको बताते हैं कि सबसे फाइनल बिड कौन सी आई थी, रातों रात लिफाफे चेंज होते। अब मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखी, मैं उसका गवाह हूँ और मेरे सामने वो तब्दीली हुई। एक ठेका था और उसमें रातों रात एक बिड को तब्दील किया गया। ये कैसे होता है? आमिर भाई ऐसी बातें ना करें, गवाहों और सबूतों की बात रखने वाले साफियों के साथ तो अच्छा सलूक नहीं हो रहा। मैंने यही कहा है, मैं खुद अगर है तो भाई हम ये कहेंगे कि मैं सबको पता परेशान है, होगी एकदम। सबको पता है। और सरकारी दुरे दफातर में क्या होता है? क्या होता यही है? होता है। और ना ये 4% आप अबव किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बिड से अगर 100 रुपये एक बिड रखी गई है, आप 140 रुपये या 104 रुपये 4% के हिसाब से आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। कानून इसकी इजाजत देता है। ठीक कानून ये नहीं कहता कि आपने अगर 100 रुपये बिड रखी है तो 100 तक ही जो आएगा या 100 से जो नीचे आएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। समहाउ अच्छी प्रोडक्ट देने वाला, टाइम से प्रोक्योर करने वाला, आपको डिलीवर करने वाले की अगर आपको 4% नाज रखे उठाने भी पड़ते हैं तो 4% कानून ऊपर जाने की इजाजत देता है, लेकिन ये जानबूझ के ये नहीं करते। ये अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं अपने बंदों को नवाजने के लिए, और पीछे जो पैसे पूरे करते हैं वो इसी सूरत में होते हैं कि आप जितनी कम बिड देंगे हम आपको पीछे पूरा करवा लेंगे। लेकिन जुल्म ये है कि ये तमाम बिड होने के बावजूद, ये ठेके मंतकी अंजाम तक पहुंचने के बाद, कमीशन जिसको ठुसना है उसके मुंह में ठुसने के बावजूद लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही। मैं ये इंतहा की जुल्म है, ये कभी नहीं होता था। अब यहाँ पे पैराडॉल नहीं मिल रही, यहाँ पे सर्जिकल की छोटी छोटी आपको बाज़ वक़्त अस्पतालों में सिरिंज नहीं मिल रही। किसी भी अस्पताल में चले जाएं, एक्चुअली मरीजों के नहीं हालात मौजूद। देखें, उनको आमिर भाई लिख के इतना पर्चा हाथ में पकड़ा दिया जाता है, ये सामान बाहर से ले दूरे ने तो बात ही खोल दी। बिल्कुल सिरिंज सही तक कह, नहीं वाकई मिली। बिल्कुल सही कह रहे और हैं। कहा जाता है जाएं आप सामने से लेके आए। आपने अगर ड्रिप्स का सामान, इवन एक्सरे रोल आप फिल्म नहीं ब्लड आपके डोनेट पास। करने जाते हैं तो वो कहते हैं ब्लड बैग लेके आओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह डोनेट रहे हैं। करने जा रहे हैं सही आप। कह रहे हैं आप, और सही कह रहे इतनी बदतमीजी आमिर भाई, कभी आप जनरल वार्ड में चले जाएं, वहाँ जब लोग बैठे हैं एक्सरे कराने के इंतजार में, कोई ब्लड अपना सैंपल देने के इंतजार में, कोई भी चीज़ दे, अगर कानून ये कहता है कि पुलिस वाले अगर आपकी तस्दीक करते हैं तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तो अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठा है वो तस्दीक करता है किसी भी लवाहिकीन की या मरीज की, तो उसको उल्टा लटकाना का कानून क्यों नहीं बनाया गया? और इंसाफ की अलमबरदार ये पीटीए की हुकूमत से तो हम इल्तिजा ही कर सकते हैं। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा जो है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदा के लिए इन लोगों को लगाम डालें। ये ना सिर्फ लोगों की, अच्छा वो क्यों डालें, आपस की बात है। उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं भाई, वो एक माफिया को लीड कर रही है इस वक्त। जो प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में तंग होंगे तो ही तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, उनका सही कारोबार आपने कहा। चलेगा, अच्छा उनका जी, अब रोजगार आपने जिक्र कर दिया डॉक्टर साहिबा का, तो हमने सेहत कार्ड की बात उनके मुंह से बहुत सुनी थी। यहाँ पर अब खबर ये है जी, जाहिद साहब की फ्रैक्चर का हेल्थ कार्ड पर इलाज से सरकारी अस्पतालों का इनकार, मरीज रुल गए। सो अब सरकारी और निजी अस्पतालों में घुटने के जोड़ों की तब्दीली के ऑपरेशन की सहूलत मैसर नहीं है। मरीज जो हैं वो परेशान है, किधर जाएं आमिर भाई मरीज? मुझे सिर्फ ये बता दें, घुटने का जो ऑपरेशन है आई थिंक बहुत ही एक्सपेंसिव है, आम बंदा कोई अफोर्ड ही नहीं करता। और ये सर्विसेज हॉस्पिटल में शुरू हुआ था कि ये फ्री ऑफ कास्ट ये कर रहे थे घुटने की तब्दीली का ऑपरेशन, इसी हेल्थ कार्ड के ऊपर यास्मीन राशिद साहबा ने बंद करवा लिया। अब देखो ना, ये माफिया है। और प्राइवेट पे और आप प्राइवेट में आप चले जाएं, आपको घुटने तब्दील करने का करें। मेरी सिस्टर ने करवाया, किया गया ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, मेरी सिस्टर ने करवाया, मेरी वालदा ने करवाया, मेरी ममानी ने कराया। घुटने तब्दीली का जो ऑपरेशन है वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल किसी में चले जाएं, वो आपको आसानी मिल जाता है, वो आपको कर देते हैं और अच्छा खासा महंगा है। अच्छा, आम आदमी अफोर्ड नहीं करता नहीं है, का सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा वो उसी दर्द में रहे, उसी कर्ब में रहे, उसी जिल्लत में रहे और चलने फिरने से मजबूर हो जाए। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया को जो है, जो इसकी लीडर इस वक्त यास्मीन राशिद साहबा हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये रीजन दुरनिया बताइए, कंपनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के काबिल अमल रेट्स का तयन नहीं करवा सकी है। वो इसलिए नहीं करवा सकी ना कि जब आप लकूना छोड़ते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, यानी कि आप एक पर्दा छोड़ते हैं, उसके अंदर जिस तरह मर्जी लुटेरे लूट लें आप, ठीक है ना। ये दुकान खुली हुई है, एक हॉस्पिटल कहता है कि मैं ये ऑपरेशन 10 लाख में करूंगा, एक कहता है 12 में, एक 8 में, क्योंकि तयन नहीं है ना, एक चीज़ का फिक्स रेट नहीं है, तयन नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठा के लोगों को धोखे में रखा जाता है। मैं समझता हूँ किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर कोई डॉक्टर या कोई कंपनी अपने इस महज़ब पेशे को छोड़ के लोगों के इस इलाज की खातिर उनके साथ धोखा करती है उनके साथ, तो उसका क्या हल होगा? और हमारे जो हुकाम हैं जो खुद भी इन बीमारियों में मुब्तला रहे हैं,
रहे हैं, गुजर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो इन बीमारियों से निकल जाए, लेकिन इस आवाम का सोचें, लोग अपने दर्द, अपनी बीमारियां छुपाने पे मजबूर हो चुके हैं। उनके पास इलाज के पैसे नहीं है। कोई बाप अपने बच्चों को ये नहीं बताता कि मेरे पास कितने, मेरे बॉडी में क्या मसाइल चल रहे हैं। वो कहता है कि जी रोटी पूरे करें। कोई माँ अपने बच्चों को नहीं बताती। कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं यार लोग, मेडिसिन नहीं लेते लोग, टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। और ये मुझे समझ नहीं आता कि फिर वही बात है, सियासी तरफ मैं करना नहीं चाहता, हाल मैंने सोचा भी था, लेकिन यहाँ पे हकीकी आज़ादी चाहिए इनको, यहाँ पे इनको माफिया से छुटकारा चाहिए। आप कैसे सियासी बात नहीं करना चाहते? यहाँ तो सियासी मैदान सजने जा रहे हैं, आप बात नहीं करना। बड़ी मजे की बात है, हम इस्लामिया कॉलेज में थे दुरे, तो हम नारा लगाया करते थे, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, है हक हमारा। बड़ा मशहूर था ये नारा। वो वीसी ने, वो जो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, वीसी तो नहीं थे, प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने हमें बुला लिया चंद यूनियन लीडर्स में से, मैं भी शामिल था उसमें। उसने कहा जी आप किससे आज़ादी चाहते हैं? हाँ। मैंने कहा सर आपसे। ठीक है बात भाई। अच्छा, क्योंकि उन्होंने हमारे घरों में ख़त यूनियन का दौर था, तो ख़त लिखे थे कि आपका बच्चा जो है वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है, यूँ है वहाँ। तो हमने फिर वहाँ पे नारेबाजी शुरू कर दी, पेपर नहीं होने दिया, और हकीकी आज़ादी जो है हमने शुरू, क्योंकि कोशिश की, हमें आश्कार किया जा रहा था, तो हमें हकीकी आज़ादी याद आ गई, मिल गई आज़ादी। ये बताइएगा, आज इतने सालों के बाद मैं इतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं अगर उसी यूनियन में जिस पे मुझे रोकना चाहते थे, अगर उसको कंटिन्यू करता, तो शायद आज भी लोग जो हैं मुझे एक बदमाश के नाम से, एक किसी और नाम से याद करते, एक भत्ताखोर के नाम से याद करते, और मुझे शहीद कहा। फिर उन्होंने हमें डाइवर्ट किया। सच्ची बात है, अहमद सईद साहब हमारे टीचर जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है हिस्ट्री पे, उनको मेरे साथ लगाया, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, मुझे उस तरफ से निकाल के किताबों के लिखने की और शौक़ की तरफ ले गए। अच्छा, ये उस प्रिंसिपल का मैं एहसान समझता हूँ, क्योंकि लेकिन हम नारा लगा रहे थे, हम लेकर रहेंगे की आज़ादी। आमिर भाई, आज किसी सियासी जमात से MNA MP होते और लोग कहते हैं कि ये वही है, शायद ये वही है जो कॉलेज के बाहर बैग में पैसे इकट्ठे करते थे। ना होते, साथ के जो लोग थे उनमें से बेशतर जो हैं वो मार दिए गए। मतलब अब मैं नाम लूँगा तो नाम का, सुहेल मोचा साहब थे, अब्दुल जवार था, ये हमारे साथ के सारे लीडर थे, ये मारे गए। हम लोग क्योंकि उस यूनियन में से निकल आए, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज चला गया मैं, वहाँ यूनियन थी नहीं, वहाँ पे सोसाइटीज़ थी, सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना, अपना पॉलिटिकल शौक वहाँ पूरा किया। लेकिन ये जो हकीकत है कि ये जो आज़ादी का नारा है, ये किससे आज़ादी का नारा है? आज़ादी का नारा एक और लगाया जा रहा है, उस तरफ भी आएंगे। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अब हमारे पास खबर है जी, पंजाब हुकूमत का EVM पर इसरार, बल्दियाती इलेक्शन पर डेडलॉक बरकरार, इख्तलाफात बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने पुरानी पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन करवाने पर जोर दे दिया। इलेक्शन होंगे या नहीं ये तो एक अलग बात है, ये जो इख्तलाफात हो रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहे। आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि ये ना नोमन तेल होगा, ना परवेजी राधा ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये EVM वाला मसला इसलिए डाला गया क्योंकि ये अप्रूव ही नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन से, ना EVM सिस्टम बना, ना उसके वो ट्रायल बेसिस पे था, और इलेक्शन कमीशन ने उस पर ट्रायल किया और उसके बाद उस पर सवालात उठ गए। और दुनिया में जहाँ जहाँ हुआ, 2 ममालिक मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर EVM इस्तेमाल हुआ और वहाँ पर इतराज़ात उठ गए, एक इंडिया और एक ब्राज़ील। अच्छा, अमेरिका ने तो पहले ही इनकार कर दिया था कि इसको हैक किया जा सकता है, इसमें बहुत मजबूत हैकर है। अभी तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप वाला है इलेक्शन बाइडन साहब के साथ, वो उसको भी कह रहे हैं कि उसमें भी हैकिंग हुई और रशिया से की गई। नहीं, हमें हैकिंग की मजबूती पे कोई शक नहीं रहा। ये पिछले दिनों जो हैकर वाला काम चला है ना, हमें उसके निज़ाम पे कंट्रोल करना, हैकर का किसी भी, और उसके अंदर तय में पहुंचने पे कोई शक नहीं रहा। कोई शक नहीं का, बिल्कुल। आप मुझे बताएं, जब आप इतने शकूक शुबात हैं और आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है, तो आप इसको EVM की कैसे इजाज़त दे सकते हैं? तो जो मैनुअल चल रहा है इतने सालों से, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट क्योंकि चाहती नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन हो, लोगों को असल पॉइंट ये है फंड मिले और उसके बाद वो अपने, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। हर गवर्नमेंट जो भी आई, कोई भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहा। इसलिए नहीं चाहता कि अब ज़िमनी इलेक्शन आपने EVM के बगैर करा लिए, आपको मैनुअल वोटिंग पे कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन जो है ना, वो आपने मशीन पे कराने हैं जी।
वो इसलिए कराने हैं कि फिर गुजरात में अरबों रुपए के फंड मुंतकिल नहीं हो सकेंगे, फिर अपनी मर्जी से फंड डाइवर्ट नहीं हो सकेंगे, सही कहा आपने। फिर वज़ीर आला और उनके जितने भी हवारी हैं उनके शहरों में, उनके हलकों मंडी बहुद्दीन में नाम ले लें। चलो ठीक है, भट्टी साहब हमारे भी दोस्त है, खैर वो जितने फंड्स हैं वो उस तरह डाइवर्ट नहीं हो सकेंगे, जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के बाद हर नुमाइंदा सर उठाएगा और वो सवाल करेगा कि ये मेरे यूनियन काउंसिल के, मेरे गांव के, मेरे हलके के, मेरे कस्बे के ये पैसे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। और उसके पास जब पैसों का इख्तियार चला जाएगा तो फिर कोई वज़ीर आला किस तरह उससे पैसे छीन के मंडी बहुद्दीन ले जाएगा, आपके गुजरात ले जाएगा, वहाँ पर डिवीजन बनाएगा, सड़कें बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है। पॉलिटिकली इसको कभी भी सिरे चढ़ने नहीं देगी ये गवर्नमेंट, क्योंकि वैसे इलेक्शन हर जगह हो भी रहे हैं, बड़ी मकबूलियत है आपकी तो हर जगह मकबूलियत है। आप तो खंबे पे अपना निशान लगा दें तो वो भी शायद चेयरमैन मुंतखब हो जाए, तो भाई करवा दें इलेक्शन। हाँ, आपको ईवीएम का इंतजार किस चीज़ का, जो चीज़ अप्रूव्ड ही नहीं है। और जो चीज़ आपकी अप्रूव है, जिस पे कंसेंसस आपके सबके मौजूद हैं, आपको उस पर चले जाना चाहिए और इलेक्शन करा लेना चाहिए। भाई आपकी बहार है हर तरफ, आप आए बिस्मिल्लाह करें। ये मुझे बता, मंडी बहुद्दीन और गुजरात को मिला के एक स्टेट नहीं बनाई जाती, रियासत एक छोटी सी बन सकती है जी। जितना पैसा वहाँ लग गया है, मेरे ख्याल यूनाइटेड किंगडम में नहीं लगा होगा, उतना पैसा उस पर लगा दिया गया। यकीन और वीजा जारी हो, गुजरात देखने के लिए वीजा जारी करें कि आखिर वहाँ पे कितना कोई पैसा लगाया गया। थोड़ा टाइम और रहा तो ये सब कुछ भी हो जाएगा। तो देखे ना, अब देखे ना, आपने साबित किया कि उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब में पैसा लगा रहे थे, वो तौंसा में भी लगा रहे थे, अपने भी इलाकों में लगा रहे थे, लेकिन वो बुरे थे। लेकिन आप गुजरात में लगा रहे हैं, मंडी बहुद्दीन में लगा रहे हैं, लेकिन आप बुरे नहीं है, क्योंकि आपके पास बड़े सालों का एक्सपीरियंस है। आप इतने हमदर्द वज़ीर आला रहे, माजी में भी आपने इतने अच्छे काम किए, रेस्क्यू बनाई, तो अब आप उसका क्या वो वसूलिया कहते हैं, क्या करेंगे वो? अब उसका जो है वो अब जो नेक काम किया उसका वसूल कर रहे हैं पंजाब से कि यार अब मेरा वसूली की बारी है। भाई यहाँ के रोड्स टूटे हुए हैं। मैं रात वो गए थे हम दसका, तो वापस आ रहे थे, तो ये आप नहर की तरफ जब टर्न करते हैं ना धर्मपुरा से, आप यकीन करें मुझे कराची याद आ गई। जिस तरह कराची के रोड टूटे हुए थे वैसे ही वो रोड टूटा हुआ है, किसी को कोई ख्याल नहीं। लेकिन वो कारपेटिंग हो तो रही है गुलबर्ग में मुख्तलिफ रोड्स पे, अहम घरों के सामने, और जौहर टाउन में किसी वज़ीर आला के बहुत खास बंदे के घर के सामने सड़कें बन तो रही हैं। आपको नजर क्यों नहीं आ रही आमिर भाई? आप ये सियासी आने को उतार के देखें, बड़ा काम हो रहा है पंजाब में। बिल्कुल सही कहा, और ये काम सिर्फ वहाँ ही हो रहा है। अच्छा जी, अब साथ ही साथ मैं अगली खबर भी शामिल कर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है जी। दाता दरबार में मस्जिद नबवी की तर्ज पर छतरियां लगाने का प्लान किया गया है। तौसी मंसूबे पर 3 डिज़ाइन भी तैयार किए गए हैं। अली रामी की खबर है, और सादा डिज़ाइन के साथ मज़ार की तौसी पर 11 करोड़ रुपए लागत आएगी। हुकूमत जिस डिज़ाइन की मंजूरी देगी इस पर काम होगा, हुकाम का ये कहना है। जी दुर्रे नायाब, अच्छा है, बहुत अच्छा मनसूबा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े दाता साहब के चाहने वाले आते हैं, उनके मानने वाले आते हैं। वहाँ पे महफिल समा होती है, वहाँ पे बैठने का बड़ा दुआ होती है हर बुध की रात, और बाकी शब जुमा में भी। तो बहुत सारी चीज़ें आप अगर जुमा का वहाँ पे देख लेना, नमाज जुमा का जो जमे वफीर होता है और इज्तिमा होता है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगी। और ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो मॉडल है छाँव देने का, साया देने का, ये दुनिया का बेस्ट मॉडल है, बेस्ट मॉडल है। और उस दौरान आपका जो नीचे पत्थर लगा है वहाँ पे इतना ज़बरदस्त, एक तो वो ठंडा रहता है और ऊपर से छाँव रहती है, और छाँव के साथ साथ वहाँ के अंदर पंखों के अंदर एक थोड़ा सा मॉइस्चराइज करने वाला कैफियत भी आती है। आपको लगता ही नहीं कि वहाँ पे दिन के अगर 40 डिग्री है, 35 डिग्री है, फील ही नहीं होता। और वहाँ पे लोग आ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, एक प्रोसेस चल रहा है। अब दाता साहब की जो नगरी है ना, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे इबादत होती है, महफिल समा होती है। वहाँ रोज़ाना लाखों लोगों को, लाखों बेयारो मददगार लोगों को लंगर दिया जाता है, वहाँ उनको खाना खिलाया जाता है। जिसको पूरे शहर में कोई खाना नहीं देता ना, वो दाता साहब चला जाता है। जिसको पूरे शहर में कोई आसरा नहीं देता, वो दाता साहब चला जाता है। तो अगर आप वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे, ये वो रोल मॉडल है, ये वो रोल मॉडल है जिसको फैसिलिटेट करने की हुकूमत को जरूरत है, कि ना कि लोगों की प्रॉपर्टियां छीन के उसके अंदर आप यतीम खाने बना दें, लोगों की प्रॉपर्टियां छीन कि उसके अंदर आप जो है वो सराय बना दें। ये मॉडल को इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। मॉडल ये कामयाब है जहाँ पे लाखों लोगों का टर्नओवर आपको रोज़ मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसका एग्जैक्टली आपको फ़ायदा भी, जैसे कि दुर्रे ने आपने कहा कि वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। कोई वक्त ऐसा नहीं है दाता दरबार, आप जब कभी भी चले जाएं, दिन में रात में, आपको वो जगह खाली नजर नहीं आएगी। कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, ये चैलेंज है मेरा जी। दाता दरबार में जाएं और हर वक्त वहाँ कुरान पाक खुला है, लोग इसकी तिलावत फरमाएं। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि दाता दरबार के बिल्कुल बाहर जो नशइयों के डेरे हैं, जो तजावज़ात हैं,
अच्छा, जो ये उस बड़ा रोड अच्छा की हालत पॉइंट है आपने उठाया है। उसको जितना मर्जी कुशादा करने की कोशिश की गई है, पार्किंग का निजाम करने नहीं की गई, आमिर डाइवर्शन भाई लगाई बताया गई, गया, लेकिन हुआ दूरे को याद है उससे ज्यादा रश हो गया। ये हाँ रश ज्यादा हो रश गया, आपने ज्यादा जो हो गया। डाइवर्शन लगाई वो भी गलत लगाई, और जो आपने पार्टीशन लगाई वो आपने ब्लॉक्स रख दिए, उससे ज्यादा रश उससे हो गया ट्रैफिक है। ज्यादा वहाँ पे रश हो बिल्कुल। गया। अच्छा पहले उसको तो ईज आउट करें, लोग दरबार तक जाने में आसानी से बहुत महसूस मुश्किल होती करें। है, पार्किंग नहीं है। पार्किंग नहीं है, बिल्कुल जितनी सही कहा। पार्किंग है वो फुल रहती है हर वक्त, और वहाँ पे अगर अब मैं जाना चाहूँ, और पैसे कितने ले रहे हैं वो तो पूछे ही ना मैं ना, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहूँ तो मुझे नहीं समझ आती गाड़ी कहाँ लगे, गाड़ी कहाँ लगाऊं। सही। और फिर हम ऐसा वक्त चूज करते जहाँ पे लोग जिस वक्त कम हो, फजर से पहले चले गए या रात के किसी पहर चले गए। आप बाहर के लोगों को वहाँ आने के लिए सबसे पहले ईज आउट करें। बिल्कुल सही लगते रहेंगे ये अम्ब्रेलाज, ये बड़ा अच्छा काम है, दुनिया ने जिस तरह से बताया वाकई धूप होती है। अगर आपको मज़ार से मस्जिद की तरफ जाना हो तो आपको पाँव जलते हैं बहुत जल्दी। और मेरे दो एक दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है, वो लग जाएंगे तो बेहतर है, लेकिन उससे पहले पहले मेरी लेकिन अब किससे करें? मैं कमिश्नर को दरखास्तें कर करके, आमिर जान हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड में रहे डीजी, तजावजात के खिलाफ मैं उनको कह चुका, सर हमारी रोड है, हम उसको बनवाना चाहते हैं अपने पैसों से। अच्छा। वैसे तो गवर्नमेंट को बनवाना चाहिए, लेकिन चलें हम सोसाइटी वाले पैसे डाल के बनवा रहे हैं, सिर्फ तजावजात साफ करवा रहे हैं। आज के दिन ये मेरा ख्याल है 1 माह से ज़्यादा हो गया। कैसर खोकर साहब से रिक्वेस्ट की मैंने, राव दिलशाद से रिक्वेस्ट की, उन्होंने आमिर जान से कहा, आमिर जान साहब मेरे भी वाकिफ़ हैं, लेकिन रहे नाम अल्लाह का कि उन्होंने वो काम नहीं करवाया, तजावजात खत्म नहीं करवाया। वो आजकल Possible भी मसरूफ है। मैंने कल अना को बताया कि वो आजकल शहर का जायजा पोर्शे गाड़ी में ले रहे हैं, पीछे स्टॉल लगा के पोर्शे गाड़ी का जायजा ले रहे हैं, पीछे स्टॉल लगा के, तो वो बड़े मसरूफ मसरूफ है। है, सही कहा। ऐसे मसरूफ अगर कमिश्नर होंगे तो दाता दरबार में आप छतरियाँ लगाएं, सोने के दरवाजे लगाएं, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप गुजरने वालों को, जाने वालों को, फातिहा पढ़ने वालों को सहूलत फराहम नहीं करेंगे। और वहाँ जो नशइयों के डेरे हैं, जो लुटेरे हैं, लोगों के बच्चों को छीन लेते हैं, वहाँ से गायब कर देते हैं, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई? महंगे दामों जूतियां रखवाते हैं, पता नहीं किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है वहाँ पे। सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हैं, सेफ सिटी के कैमरे वहाँ पे लगे हैं, सब देखा भी जा रहा है, इसके बावजूद सब आंखें बंद करके बैठी हैं, तो फिर समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आमिर भाई ने भी कि पहले ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। वो ज़ायरीन जिन्होंने दाता दरबार जाने, वहाँ ट्रैफिक का मसला हल करवाया जाए, वहाँ पर उनके लिए आसानी पैदा की जाए, और ये मनसूबा जिसको शुरू करने के बाद गया प्लान तैयार किया गया है, बहुत ज़बरदस्त मनसूबा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आते हैं, तो ऑब्वियसली सहूलत ही होगी लोगों के लिए। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद होगी लेस्को के कारनामे की। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। लेस्को का कारनामा, सोलर से बिजली बनाने वालों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। माशाल्लाह, खुद तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जी आमिर भाई, ये असल में लेस्को को पैसे देने पड़ते हैं या इनको बिल कम देना पड़ता है, तो ये रिकॉर्ड गायब होना ही था। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सोलर से हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग जो पुरानी बिजली का सिस्टम है उसी में रहें, बिल ज्यादा दें और पैसे हमारी और जेब इनके में पास आते पैसे रहें। हैं। सही। मैं तो खबर पढ़ के हैरान था कि 7 लाख से लेके 68 लाख रुपए तक तनख्वाह माना। जी, अब जिसकी 68 लाख रुपए तनख्वाह मानना है वो कौन पे करेगा? वो आप और मैं बिलों में पे करना है। तो यार जो अफसर ग्रेड है वो 7 लाख से शुरू होता है, 68 लाख तक जाता है। उसमें 45 लाख वाले भी होंगे, 50 वाले भी होंगे, 60 वाले भी होंगे, 65 वाले भी होंगे। ये लेस्को मैं समझता हूँ कि ये तो MNA और MP और सेनेटर बनने से ज्यादा कमाई इसमें है। लेकिन आमिर भाई इस सोच को भी तो आप स्कोर सेटल करने के लिए किसी के खातिर डाल देना, या PP के खातिर डाल दें, या PML के खातिर डाल दें, या फिर आपको हकीकी आज़ादी की खातिर डाल दें, क्योंकि हमने काम तो करना नहीं है। हमने तो ये फैसला कर लिया ना कि हमने काम करना नहीं। लोग अगर फैसिलिटेट हो रहे हैं, अपनी जेब का वजन कम कर रहे हैं, सोलर पे मुंतकिल हो रहे हैं, हमने उनको नहीं जाने देना। हमने उनको इतना डिस्करेज कर देना है और वो ना जा सके, कि ना जा सके। और ये असल में माफिया है, और ये असल में वो सोच है जो इस मुल्क को तरक्की नहीं करने दे रही। अगर अब आप इसका जिम्मेदार 100% किसी पॉलिटिकल या किसी आप और जिम्मेदार जमात को या ग्रुपों को डालें या किसी इदारों को डालें तो गैर मुनासिब होगा। हम खुद क्या कर रहे हैं? हम बाहसियत इदारा क्या कर रहे हैं? हम इदारों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन क्या कर रहे हैं? हम एक कंज्यूमर होके क्या कर रहे हैं? आप ये देखें, आप इनसे बिजली चोरी करवाने के लिए लाइनमैनों को आप मंथली देना छोड़ दें, भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल आपने सही। अब तो पर्ची दे के जाते हैं घर पे कि आप हमसे रब्ता अब तो रब्ते की पर्चियां होती हैं, क्योंकि जितना बिल ज्यादा होगा वो उतना वो करेंगे। आप इनके लेविश आप स्टाइल देख लें। आप सिर्फ LDA में चले गए, 5-6 साल के अंदर अंदर जो अफसरान मोटरसाइकिलों पे आए, वैगनों पे आए, अपने शहरों से आके असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुए,
सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क भर्ती हुए, आज उनके लेविश आप ज़िंदगी के लाइफस्टाइल देख लें, आप परेशान हो जाएंगे, आप हिल जाएंगे कि यार ये इतना पैसा आप 2 माह लगाएं 3 माह लगाएं LDA में और अमीर हो जाएं। ये बात सही कह रहा है। ये इतनी सोसाइटियों की जो ग्रोथ हुई है, जो इतने नक्शे पास हुए हैं, ये आपको रोड पर जगह जगह तजावज़ किसकी मिली भगत से हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं जहाँ पे कमर्शियल की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे प्लाजे खड़े हो गए हैं। आप इनकी मैं तो कहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये बता दें, इतने लोग परेशान रहे, जो हालात पीछे रहे हैं बिजली के, उस पर जिन लोगों ने अब सोलर की तरफ आए, बहुत अच्छा इकदाम, हमने उसको सराहा भी। अब जो लोग ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड गायब कर रहे हैं, कोई पूछने वाला आमिर भाई नहीं है। इनको कौन पूछेगा? ये तो कंपनी बना दी ना आपने। वो कंपनी बहादुर को कौन पूछ सकता है? ना ईस्ट इंडिया कंपनी को पूछ सका आज तक कि आपने इंडिया को कितना लूटा, किसी को जवाब ना नहीं है। इन कंपनीज को कोई पूछ सकेगा कि आपने लोगों को कितना लूटा। लोगों के जेब से अरबों खरबों रुपए सिर्फ 9 पैसे इजाफे से, मैं खबर पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था 9 पैसे इजाफे से 30 खरब रुपए का बोझ पड़ेगा आम सार्फिन पे। ऐसे ही है, 9 पैसे से 9 पैसे से। और जब ये यूनिट 1 रुपया आराम से हम खबर दे देते हैं, लोगों को बता देते हैं जी आज 1 रुपये बढ़ गई, तो आप सोचें कि और दूसरी बात कि ये मुल्क के ऐसे शहरी हैं जिनमें कोई कानून लागू नहीं होता। इनकी कॉलोनियों में, इनके दफातर में, इनके घरों में लाइट नहीं जाती, इनके मुफ्त यूनिट्स होते हैं, इनके फैमिली में आगे डिस्ट्रीब्यूशन में मुफ्त यूनिट होते हैं, ये महंगी गाड़ियाँ ये अफोर्ड करते हैं, लोगों से बदतमीजी ये करते हैं, किसी को वो इंसान ये नहीं समझते, कंज्यूमर की बेइज्जती करना ये अपना फ़र्ज समझते हैं। और हमारे जो अशराफी हैं वो कहते हैं जी सब सिस्टम अच्छा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक आलू टमाटर भी लेने बाजार नहीं जाना, उन्होंने बिल उतारने जो है वो बैंक नहीं जाना, उन्होंने शिकायत दर्ज कराने किसी PTCL या किसी लेस्को के इदारे में नहीं जाना, उन्होंने कोई अपना ID कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है तो प्रोटोकॉल लगेंगी, लंबी चौड़ी गाड़ियाँ पहले पहुँच जाएंगी, बोत खाली करा के लोगों को धक्के दे के पीछे किया जाएगा, साहब बहादुर आएंगे और विद इन मिनट्स अपनी तस्वीर खिंचवा के बायोमेट्रिक करा के बाहर चले जाएंगे। उनको क्या लगे, उनके लिए तो सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, उनके लिए पाकिस्तान जन्नत है कि भाई सिस्टम में उतर के तो देखें। और यही लोग कसम से लाइनों में लगे होते हैं, आप बाहर चले जाएं, आमिर भाई तो मुझसे ज़्यादा बाहर गए हैं, इन लोगों को कोई मुंह नहीं लगाता। आप एयरपोर्टों में चले जाएं, इनको कोई स्पेशल लाइन में नहीं घुसने देता, इनको कोई प्रोटोकॉल सर्विस नहीं दी जाती, इनको वहाँ पे कोई ऐसा पाउडर नहीं दिया जाता कि वो उनका सामान वही लोग होता है जो हमारे साथ होता है, जो आम आदमी के साथ, आम आदमी के। लेकिन जहाँ पे उनका बस चल रहा है वो अच्छी तरह चला रहे हैं और अपनी जेबें भरपूर तरीके से गर्म कर रहे हैं, उस पर आम आदमी का जो हालत हो रही है होती चली जाए। मुझे वाइंड अप करना है। कल के आज़ादी मार्च पे कुछ कहना चाहेंगे? एक कमेंट चाहिए फिर मुझे। कौन सी आज़ादी हम लेके रहेंगे? मैंने बताया तो है हकीकी आज़ादी। ये तो मैंने कहा कि ये तो अपने मफादात के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मार्च है, ये कोई आज़ादी गैर हकीकी आज़ादी भी होती है। गैर हकीकी और गैर आज़ादी तो आज़ादी होती है। आज़ादी तो वो ऐसे ही है जैसे नया पाकिस्तान वो बदल गया, अब उन्होंने कहा कि कायदे आज़म का पाकिस्तान लेके आए। बिल्कुल, तो ये ऐसी आज़ादी कोई नहीं है, सियासी चूरन है, ठीक है, हमारा भी सिस्टम चल, सियासी चूरन हमारी भी खबरें चल रही हैं। हाल होगा ना वो आप देख लीजिएगा, ये 2-3 दिन में जो होता है। खैर, इस पर लोगों के तासुरात भी जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि हमने अवाम की राय पे देखी, तो मैंने कहा चलें जी हम अपनी टीम की राय भी आपके साथ शेयर कर दें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, तालीम की अहमियत क्या है, इससे तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। अब इन चीज़ों को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत इसलिए भी बन चुका है क्योंकि हमने नौजवानों को लेकर आना है, उनको इकट्ठा करना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनको बताना है कि ये जो जदीद तरीका है, जदीद हमारे जितने भी तालीम के अवामिल हैं, इनकी तरफ अगर नहीं बढ़ा जाएगा तो बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर चाहे आप तालीम हासिल भी कर लें, वो हम कहते हैं ना, वो उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हो पाएगी। सो जो जदीद रुझानात हैं उनकी तरफ आना और फिर उनको एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में सामने लेकर आना। हमारे नौजवान इस पर काम बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे हैं। अब आपने लोगों को कुछ सिखाना भी है और कुछ एंटरटेनमेंट भी देनी है, एक छत तले इकट्ठा भी करना है। तो ऐसे में मेलों का इनेकाद किया जाता है, ऐसे गेट टुगेदर किए जाते हैं जिसमें अगर आप जाएं तो कुछ आप सीख के निकले, वहाँ से ले के निकले। ऐसा नहीं हो कि बस आप इकट्ठे हुए, गपशप हुई और आ गए। मेले का इनेकाद किया जा रहा है, साइंस मेले का, जिसमें अगर आप जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और फिर वो जो हम कहते हैं ना, एक मेले का सा समा होगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, वो भी आपको मिलेगा एक ही छत तले। सो इस साइंस मेले के इनेकाद का मकसद क्या है, ये भी हम ज़रूर जानेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल कर रही हैं,
किस तरह से लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, अट्रैक्शन क्या है, इस पर बात करेंगे जी। सलमान महमूद काजी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजर हैं लाहौर साइंस मेला, और इकरा असलम ने ज्वाइन किया है जी, ये हैं साइंस डिमॉन्स्ट्रेटर लाहौर साइंस मेला। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अच्छा जी, सबसे पहले सलमान, आप ऑर्गेनाइजर हैं, बीइंग ऑर्गेनाइजर मुझे ये बता दीजिएगा आपके माइंड में क्या चल रहा था जो आपने सोचा कि एक मेला ऑर्गेनाइज करना चाहिए? ये हमारा चौथा लाहौर साइंस मेला है। ये एक डॉक्टर सादत अनवर सिद्दीकी ख्वाजमिक साइंस सोसाइटी, उनका ये ख्वाब था कि हम इस तरह से एक सेलिब्रेशन करें और साइंस को हम सेलिब्रेट करें, तालीम को हम सेलिब्रेट करें। क्योंकि हम अपनी अगर हिस्ट्री देखें, अपनी पाकिस्तान की सारी, लाहौर की देखें, तो हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों ना हम तालीम को एक सेलिब्रेटरी कल्चर के अंदर लेके आएँ। तो उनके ख्वाब की तकमील में फिर हम करते करते अब हम चौथे वर्जन के अंदर आ गए। 2019 में लास्ट टाइम किया था, कोविड की वजह से 2 दफ़ा पिछले साल नहीं हम कर सके, अब हम कर रहे हैं। और ये इन शॉर्ट हमारा साइंस की सेलिब्रेशन है। हम एक साइंस को ज़िंदा चीज़ के तौर पे लोगों के सामने लेके आए। और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है, अट्रैक्शन भी होगी, और जब मेले का वर्ड साथ लग जाता है ना, मैंने कहा कि एक अच्छा आपको गेट टुगेदर भी मिल जाता है और वहाँ से आप कुछ सीख के निकलते हैं। सो इकरा, सीखने के लिए यहाँ पर लोग आएँ जी, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मुझे ये बता दीजिए। सो बेसिकली हमारे मेले में हर तरह की अट्रैक्शन मौजूद है। इसमें हमने सर्न से सेगमेंट्स आए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो वहाँ पे इटली से प्रोजेक्ट्स आए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान इकनॉमिक एनर्जी कमीशन है, वहाँ से प्रोजेक्ट्स आए हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो तमाम यहाँ पे आए हैं एग्जिबिटर्स के तौर पे। कुछ हमारी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटकारेदार अंदाज़ों में हम लोग बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, क्योंकि साइंसदान हर एक इंसान के अंदर होता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, तो हमने बस उस हर एक बंदे के अंदर साइंसदान है, हमने बस उस साइंसदान को झंझोड़ना है, उसको एक स्पार्क देना है कि साइंस क्या है, और साइंस एक खेल है। मेले में जाके हम क्या करते हैं, हम खेलते हैं, हम खाते पीते हैं, तो उसी तरह साइंस भी हमने इस तरह हमने साइंस मेले में जाएंगे। मॉडल्स लगे हैं, स्टूडेंट्स आके देखें। अच्छा, उन मॉडल्स के बारे में बताना, जिन लोगों ने अपने मॉडल्स बनाए हैं वो उसको एक्सप्लेन भी करते हैं वहाँ पर। वो हमारे मुजाहिरा कार कहलाते हैं, एग्जिबिटर्स। अच्छा। एक तो हमारा ख्वाजमिक साइंस सोसाइटी का अपना बहुत बड़ा स्टॉल है, उसमें ओवर अराउंड 40 के करीब हमारे पास लाइव एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट हमारे एग्जिबिट्स में फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, हमारे पास टेलीस्कोप्स भी हैं, माइक्रोस्कोप्स भी हैं। हमारे पास 200 डिफरेंट किस्म के बर्ड्स की स्पीशीज़ भी हम मंगवा रहे हैं जो कि ज़िंदा हैं। सिर्फ वो देखने की हद तक नहीं है, उनके फिर ऊपर हमारे जो एक पेट रखने के एक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, फिर फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, यानी आप यू नेम इट वी हैव इट एट दिस साइंस मेला। सही। सो स्टूडेंट्स इसका हिस्सा जो बनना चाहें मेले का, वो किस तरह से बन सकते हैं? ऑब्वियसली आपको एक प्लेटफॉर्म में जाना पड़ता है। हमारा एक वॉलंटियर्स का या जो साइंस डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनका एक गूगल फॉर्म आया था, तो स्टूडेंट्स अगर अब नहीं आ सके, अप्लाई नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो आकर एंजॉय कर सकते हैं, उससे कोई इंस्पायरेशन ले सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। हमारे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हैं। हमारे पास एक एग्जिबिटर है जो 10 साल से कम का भी है, और एक है जो कि प्रोफेशनल साइंटिस्ट भी है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आकर उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे फॉरेन टीचर्स हैं, उनके साथ आके कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आगे उनको प्लान बताएंगे कि हमने आगे जाके क्या अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। सही सही। टाइमिंग्स वगैरह मुझे बता दीजिएगा, और क्या सभी स्टूडेंट्स इस मेले में आ सकते हैं? कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास ये प्रोटोकॉल होना ज़रूरी? जी, इकरा ने बताया कि हमारी टीम का कैसे हिस्सा बनते हैं। वैसे मेले की एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। और हम एक्सपेक्ट, हमारा जो 2019 का था उसमें 35,000 हमारे पास क्राउड आया था, तो इस साल हमारी एक्सपेक्टेशंस अराउंड 50,000 की है। और फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। 9 से 5, 29-30 अक्टूबर वेनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर में हम ये कर रहे हैं। और बेपनाह हम इंतज़ार है हमें अपने मेहमानों का, आने वालों का, और हम मुंतज़िर हैं सबके। बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से टीचर्स को खुद जो है अपने स्टूडेंट्स को लेकर आना चाहिए। बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलती हैं देखने के लिए। सो मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो मॉडल्स रखे जाएंगे, ऑब्वियसली हमने जैसे कि कहा कि स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इस बारे में पूछते हैं। आपने तो इसे मेले का नाम दिया। सो मेले का नाम जो बेसिकली दिया गया उसकी वजह क्या है? मेले का समा तो जब सोचते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट बात होती है, तो यहाँ तो सारा साइंस और तालीम की बात है। अच्छा, ये कहा जाता है कि साइंस एक ड्राई सब्जेक्ट है, हाँ। उसको हम इंटरेस्टिंगली नहीं देख सकते।
मेले का पहली मकसद तो हमारा ये था कि हम उसको, उर्दू लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हम आम लोगों के साथ उसको कनेक्ट कर सकें। और दूसरा ये कि जब हम मेला होता क्या है, मेला यही होता है कि आप अपनी स्ट्रेस्ड आउट लाइफ होती है, रूटीन में काम चल रहा होता है, आप उससे निकल के आउटिंग के लिए जाते हो, तफरी करने जाते हो। तो हमारा मकसद ये है, और ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी का मकसद ये है कि हम साइंस और तफरी को आपस में मिला दें और मिलाकर वो मेले का समा होगा। और वहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्टिंग दिलचस्प तरीक़ों के साथ हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे, खेल रहे होंगे साइंस के साथ। तो यहाँ पे खेलना ही है हम लोगों ने। आप पहले भी कंडक्ट करा चुके हैं मेले, आपने बताया। सो फीडबैक कैसा रहता है वहाँ पर? लोग लर्न करने अगर आते हैं तो वाकई कुछ सीख के जाते भी हैं? जी, अब इकरा ने जैसे स्टार्ट में कहा कि साइंसदान हर एक के बीच में है, तो हमने डेमोन्स्ट्रेशंस की, तो हम एक इस उम्मीद पे भी करते हैं कि हर एक के अंदर एक नोबेल प्राइज़ विनर बच्चा भी है। 150 के करीब एग्जिबिट्स हैं और उन 150 के अंदर लातादाद एक्सपेरिमेंट्स। एक बच्चा अपनी उम्र के उस हिस्से में इंस्पायरेशन ले जाए तो हम पाकिस्तान को ढेर सारे नोबेल लॉरिएट्स भी दे सकते हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर, डिफरेंट उसमें इवन के यू कैन से कि हम लिटरेचर में भी उनको दे सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, एवरी फील्ड इज़ ओवर देयर। फीडबैक का जहाँ पे आता है, एक हमारे पास बुजुर्ग आए 80 साल के, ही वॉज 80+, उनका पिछले 60 सालों से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ था एक चीज़ के मतलब। वो कहते हैं आज मैं इसको पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मुझे ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से ऑनर था। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ज़रूर आप इस मेले का हिस्सा बने, लाजमी आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। मैसेज इतना क्या देना चाहेंगे? मैसेज में यही देना चाहूँगी कि साइंस इज़ नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट। आप उसको एक हेक्टिक वे में ना देखें। हमें बचपन से बॉक्स के अंदर जो बंद कर दिया जाता है कि आपने ये करनी है, आपने ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, तो जो 18-20 साल में बच्चा पहुँचता है उसके अंदर जो एसेंस होती है साइंस की और जो वाइब्स वो हमें देता है, प्रोवाइड करता है, वो हम कहीं खो से देते हैं। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ इन्वेंशन के बारे में सोचना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग उसको एक्नॉलेज करें वर्ल्ड वाइड। तो हमारा मकसद भी यही है कि हमारे यहाँ से जब लोग आएँ वो कुछ इंस्पायर करके अपने कैपेसिटी में उसको आगे जिस तरह से भी आगे हो सकते हैं फैलाएँ। सलमान, आपके मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज यही है कि ये साइंस का जश्न है, आए हम मिलकर जश्न मनाते हैं और साइंस को सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत एक हेल्दी तरीका है लोगों में तालीम को आम करने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहेंगे। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करने वाले हैं हिजामा से मुत्तल्लिक। इस्लामी नुक्ता नज़र इससे मुत्तल्लिक क्या है, कितना इफ़ेक्टिव ये तरीक़ेकार है। सेकेंडली, कौन कौन सा ऐसा मर्ज़ है या ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हिजामा के थ्रू मुमकिन है। क्या बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ता है, या कुछ लोग वो भी होते हैं कि जिनको जब तक दवाई खा ना लें तसल्ली नहीं होती। इसका तरीक़ेकार क्या है, क्या क्या सेट प्रोटोकॉल है जो कि आपको इसके लिए फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर कितना ज़रूरी है कि जिसके पास आप हिजामा कराने के लिए जा रही हैं वो भी परफेक्ट हो, परफेक्शन हो। तो इस पे हम बात करने वाले हैं जी। डॉक्टर मासूमा ज़ारा हमारे साथ मौजूद है, हर्बलिस्ट है। अपनी मेहमान को वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा हिजामा है क्या? देखिए, हमारे जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन 3 से 4 तरह से होती है। एक आप सांस लेके गंदगी बाहर निकालते हो, एक थ्रू यूरिन एंड थ्रू मोशन आप अपनी गंदगी निकालते हो। छोटा सा एक तरीका पसीने का आना भी है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स हमारी ऐसी खुराक खाने से बनते हैं कि जो कि हज़म नहीं होते, मेटाबॉलिज्म का हिस्सा नहीं बनते, जिनको आप कह लें कि कैंसर की एक वजह भी ये फ्री रेडिकल्स हैं ये, और वो डेड सेल्स जो कि आपकी बॉडी रीजनरेशन ऑफ ब्लड में दोबारा से सेल्स जिनको रीजनरेट नहीं कर सकती, वो डेड सेल्स आपकी कैपिलरी में चले जाते हैं। वो बारीक शरेयानें जो अल्लाह ने आपको दी हैं, 2 बड़ी शरेयानें या वेन्स और आर्टरीज हैं, उनमें से ये डेड सेल्स नहीं निकलते, ये डिपॉजिट होते हैं नैरो एंडिंग में। जिस तरह चश्मे और दरिया से गंद नहीं निकाल सकते लेकिन नहर की भल सफाई होती है, इसी तरह जिस्म में भी आप आर्टरीज और वेन्स से ये वाली गंदगी नहीं निकाल सकते, इसकी भल सफाई यानी हिजामा होना लाजमी है। तो हिजामा आपकी डिटॉक्सिफिकेशन का वो खूबसूरत तरीका है जिससे आपकी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स बहुत इजीली बाहर निकल जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जी बहैसियत मुसलमान कुछ चीज़ें
कहते हैं कि जी अच्छा हम फलां ये करा रहे हैं तो हमारा मज़हब तो इसकी इजाज़त देता है, ऐसा तो नहीं ये कोई वो दूसरा ट्रैक हो जाएगा। सो इस्लामी नुक्ता नज़र देखिए, हिजामा की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। इसको चाइना से इसकी हिस्ट्री चली, 5000 साल पहले की हिस्ट्री है। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो उन्होंने ये हुक्म दिया कि उनको हर आसमान पे ये आवाज़ सुनाई दी, या रसूलल्लाह हिजामा। तो हिजामा कराया उन्होंने कराया, वो हमारे लिए सुन्नत है। और फिर कुछ स्पेसिफिक डेज़ बताए, जिस तरह चाँद की 17, 19 और 21 को हिजामा कराना बेहतर करार दिया गया। अब इसकी वजह क्या है? साइंटिफिकली अगर देखो तो जैसे ही चाँद घटता है आपकी अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाती है और जितनी भी हल्की चीज़ें हैं वो सतह पे आने शुरू हो जाती हैं। इसी तरह बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स सतह पे आ जाते हैं, उनको निकालना आसान होता है। इसलिए हम देखेंगे कि मेडिकली 17, 19 और 21 को जब आप हिजामा कराओगे तो बेहतरीन सफाई होगी, क्योंकि आपके डेड सेल्स फ्री रेडिकल्स अब ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा सुन्नत की कुछ डेज भी हैं, जिस तरह मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे सुन्नत में आया है कि इसको हिजामा कराना चाहिए। आप फिर लॉजिकली इसको देखो तो क्या है कि कुछ खवातीन हैं जिनको मंथली डेट अगर आती ही 17, 19, 21 के दिन में, तो फिर वो क्या कभी हिजामा नहीं करा सकेंगी। या वो लोग जिनको थेरेप्यूटिकली फ़ौरन ज़रूरत है, यानी अगर उसके कमर में दर्द है, शैटिक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सिवियर हेडिक, माइग्रेन्स हो रही हैं, तो क्या वो 17, 19, 21 का इंतज़ार करेगा? तो ऐसा नहीं। हमारे पास हर जवाब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। पीर, मंगल और जुमेरात बेस्ट डेज़ हैं। अवॉइडेड डेज़ हैं वेंसडे एंड फ्राइडे। और फ्राइडे के बारे में तो एक मैंने वसाइल शरी जिल्द नंबर 2 में एक जगह पढ़ा कि वहाँ पे पिचना का एक यानी चैप्टर था पूरा पिचना के नाम से, और मैं हैरान हो गई। और फिर मैंने इसके ऊपर तहकीक भी की तो ये बात वाज़िया सामने आई मुख्तलिफ फ़िकाही बुक्स के अंदर भी कि जुमे के दिन के लिए हदीस है कि ना कराया जाए हिजामा, कहीं मौत ना वाक़या हो जाए। साइंटिफिकली ये अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया तो ऐसा है ही, तो जस्ट अवॉइड। तो वेंसडे एंड फ्राइडेज़ को अवॉइड करना चाहिए। सैटरडे संडे मोतदिल दिन है, कर लें तो ठीक है, ना करें अगर मंडे ट्यूसडे का इंतज़ार कर लें तो बेहतर दिन है। सही। सो ये दिन भी बताए गए हैं कि किस दिन इसके बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। आप मुझे बता दें कौन कौन सा मर्ज ऐसा है जिसका इलाज हिजामा के थ्रू? देखिए, हिजामा क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है, तो आप समझिए कि बॉडी की हर मर्ज का इलाज है। अच्छा। आपको आपको साल में एक दफ़ा, अगर आपने ज़िंदगी में देखो, लेट्स सपोज अगर आपकी एज 30 ईयर्स है और आपने ज़िंदगी में कभी हिजामा नहीं कराया, तो याद रखें 30% डेड सेल्स हैं आपके पास। वो डेड सेल्स आपने कभी निकाले ही नहीं। अब फी ज़माना क्योंकि हमारी खुराक ऐसी है कि हमारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, प्रिजर्वेटिव्स की वजह से हमारे उठने, जागने, सोने, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सेल्स को तोड़ फोड़ में ज़्यादा मददगार साबित हो रही हैं। ऐसे में रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर भी बढ़ता जा रहा है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, तो हिजामा बेसिकली कैंसर प्रिवेंशन भी है। सो साल में 1 या 2 दफ़ा हिजामा नॉर्मल इंसान को कराना बहुत ज़रूरी है फ़ी ज़माना। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो उसके मुताबिक आपका फिजिशियन जो है वो आपको बेहतर बताएगा। फिर यहाँ पे एक और बात करती जाऊँ कि ये एक प्रॉपर साइंस है, तो कोशिश करें कि प्रॉपर एजुकेटेड बंदे के पास जाएं। मैंने सुन्नत तो डेफिनेटली है, और ये करना देखना बज़ाहिर बहुत आसान है करना, कोई भी कर सकता है। और हम देखने में भी आता है कि मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसकी तालीम दी जाती है, लेकिन वो मेडिकल तालीम नहीं है। सो अगर कोई ब्लड थिनर ले रहा है और किसी को हिजामा करना नहीं आता और वो ब्लड थिनर पूछे बगैर उसका कर रहा है, तो उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। फिर अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कैसे देखना है, तो कोशिश कीजिए किसी अथेंटिक बंदे से, प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे से। और पाकिस्तान में तो इजाज़त सिर्फ FTJ फाजिल तिब्बो जराहत को है कि वो हिजामा कर सकता है, बाकी सारा क्वेक्टरी में अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये जो मैं मनाजिर देख रही हूँ, ये मुझे बताइएगा ये प्रॉपर तरीक़ेकार है इसके थ्रू? जी, हिजामा है। देखो, हिजामा बहुत तरह से है। हाँ। ये फायर कपिंग का है, दिखा रहे हैं, ग्लास कप के साथ आपको दिखाया जा रहा है। ये ग्लास कप जो है ये डिस्पोजेबल नहीं होते, ये रीयूज हो सकते हैं। ठीक है। इसको हम फायर से ही पुराने ज़माने में इसको ड्राई कपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अब वायरल इन्फेक्शंस और इतनी ज़्यादा चीज़ें, बीमारियाँ आ गई हैं, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि डिस्पोजेबल कप्स का इस्तेमाल किया जाए। एक आपके चैनल के तवस्सुत से बात कर दूंगी कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जी हमने ये सेट ऑफ कप्स खरीद लिया है और अब हम इसको घर जाके धो लेते हैं और दोबारा इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ व्यूवर्स,
प्लास्टिक जो है वो दोबारा यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका अपना ही क्यों है। तो कोशिश कीजिए कि सेट्स हमेशा नए और ख़ुद खरीदिए ताकि आपको कोई और मज़ीद इन्फेक्शन ना हो। हिजामा 2-3 तरह से जैसे मैंने बताया होता है, तो काफ़ी तरह के कप्स आ गए, लेकिन प्लास्टिक कप्स आर मोर रीजनेबल क्योंकि वो डिस्पोजेबल के तौर पे यूज़ होते हैं, तो इन्फेक्शन होने का डर है। ये इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती। अगर आपके नाखून है तो जस्ट स्क्रैच करो। मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगी कि अपने नाखून से अपनी स्किन की बैक पे स्क्रैच करें। ये जो स्क्रैच है इससे ज़्यादा पेन नहीं होती। इट्स अ माइनर सर्जिकल स्क्रैच, याद रखें ये डीप कट नहीं है। अगर आपको डीप कट लग जाता है तो इसका मतलब है कि हिजामा का मकसद फौत हो गया, कैपलरी कट गई है। कैपलरी नहीं कटनी चाहिए, सुपरफिशियल लेवल पे स्क्रैची फीलिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये बॉडी के पार्ट का हम कैसे इंतखाब करते हैं कि इस पार्ट पे मैं देख रही हूँ इस तरह? हाँ जी, ये देखो मुख्तलिफ पॉइंट्स है। जैसे अगर ये बैक शू पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं तो ये सारे ऑलमोस्ट सुन्ना के पॉइंट्स हैं। अगर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बात करें तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स, जैसा हमारे कंधों के साइड पे हैं, ये स्ट्रेस के हैं। गर्दन के ऊपर 2 पॉइंट है, 1 and 55, वो हसद, नज़र और जादू के पॉइंट्स हैं। मेडिकली देखा जाए तो वो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वाहिद एक खूबसूरत चीज़ हिजामे की ये है कि सुन्नत के मुताबिक अगर हम पूरी एनालिसिस करें तो वाहिद इलाज हसद, नज़र और जादू का हिजामा है। यानी वो जो तोड़ फोड़ आपको किसी बद नज़र ने या किसी नेगेटिव एनर्जी ने कर दी है, उसने आपके ब्लड सेल्स को तोड़ा है, और वो ब्लड सेल्स जब तक बाहर नहीं निकलेंगी, प्रोटेक्शन आप जितनी मर्जी करते रहो, आप तोड़ कर रहे हो ठीक है, लेकिन जो अंदर जा चुका है निकालने का एक वाहिद तरीका हिजामा है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई भी इलाज कराने जाएं, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं ये ट्रीटमेंट करा रही हूँ, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? देखो, साइड इफ़ेक्ट फिर वही बात है, अगर आप अथेंटिक हाथ के अंदर हैं, अगर आप प्रोफेशनल हाथ के अंदर हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट कब हो सकता है? जब करने वाला आपको पूरी तरह अवेयर ना करे, आपको पूरी तरह से आपकी केस हिस्ट्री ना जानता हो, बस वो एक लेमैन हो और वो आपका हिजामा कर रहा है, तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एनीमिया हो सकता है, एनेमिक हो सकते हैं, फेंट हो सकते हैं, क्योंकि कहीं कि वो प्लाज्मा तक आपका तो नहीं कि जिस सफ़ेद खून, कई दफ़ा मैंने सुना है पेशेंट कहते हैं जी हमारा सफ़ेद खून जब तक नहीं निकलेगा हम साफ़ नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। हिजामा का मकसद ओवर ब्लीड करना नहीं है, सिर्फ टॉक्सिन्स निकालना है। सो इसका वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कप देर तक लगा रहे तो वहाँ ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। वही बात है कि अगर करने वाला ठीक है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ठीक है जी। सेकेंडली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आप रिकमेंड नहीं करते हैं? हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़ी बीमारियों में लोग होते हैं, हार्ट पेशेंट है, साथ ही साथ डायबिटीज़ भी है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी है। अगर कोई ब्लड थिनर्स ले रहा है तो वो पहले अपने फिजिशियन से मिले, अपने जिससे आप हिजामा करा रहे हो उसको इन्फॉर्म करें। अगर वो ब्लड थिनर ले रहा है तो कम से कम 24 से 48 घंटे पहले अपना ब्लड थिनर को रोक दे, तो वो हिजामा करा सकते हैं। जो नहीं करा सकते, जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, वो कोशिश करें कि अपनी पहले डायबिटीज़ को थोड़ा कंट्रोल करें, 1 हफ्ता उसको अच्छा सा कंट्रोल करके अगर वो हिजामा करा लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई है तो हिजामा उसमें फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता। सो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो उस वक्त आप जाके हिजामा करा सकते हैं। सही। इनफर्टिलिटी, बांझपन, इसका इलाज मुमकिन है हिजामा के? देखो, पहले तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, सबसे अच्छी बात। वो नेगेटिव एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में है, आपके अंदर है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ आपका करेज आपका बढ़ाती है, तो हिजामा उसमें बहुत काम करता है। फिर लोकली जब हम यूट्राइन एरिया पे लगाते हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब वो बढ़ेगा तो ओवरीज और यूट्रस अपना काम बेहतर करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं थ्रू किडनी पॉइंट्स, एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, उन पॉइंट्स पे लगाए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा करता है। आपकी ओव्यूलेशन से पहले, जैसे ही आप पीरियड से फारिग हो जाएं तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। 3 महीने मुसलसल अगर कराएं तो उनकी ओव्यूलेशन बहुत बेहतर हो सकती है। सही। सो इसके रिजल्ट्स आपको कितनी देर में मिलना शुरू होते हैं? अगर आप किसी भी पहली सिटिंग में 24 घंटे के अंदर फील होने शुरू हो जाता है कि आप कितना बेहतर फील कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है जी। मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहिए? मैं फिर वही कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, और अगर आप कहीं से हिजामा के हवाले से कहीं से भी हिजामा करा रहे हैं तो हिजामा करके आपने टॉक्सिन्स तो निकाल दिए, उसके बाद नेक्स्ट 40 डेज़ अपनी खुराक पे ख्याल रखें ताकि आपका ब्लड स्ट्रीम मज़ीद बेहतर बने। सही। वो कहते हैं कि जी जान है तो जहान है, उसके लिए आपको हर तरह से केयर करनी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद
एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। शहर लाहौर में कल जैसे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया है हकीकी लॉन्ग मार्च का। तो लिबर्टी में कल जो है वो पूरा प्लान बता दिया गया है कि किस तरह से लोगों ने इकट्ठा होना है। तो वो प्लान की थोड़ी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि लाहौरी इस लॉन्ग मार्च का साथ कितना दे रहे हैं, आप भी देख लीजिए। ये कह रहा है इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन किस लिए करवाएंगे जी? इस वक्त मैं बड़ा पॉपुलर हूँ तो मैं आ जाऊँगा। तो अल्टीमेटली ये इसलिए जा रहा है कि मुझे इक़्तिदार दे दिया जाए बाई एनी मीन्स। स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़राब होंगी, जॉबियंस हैं उनकी एक्टिविटीज़ ख़राब होंगी, ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर कहीं जा रहे हैं, पेशेंट्स हैं, एम्बुलेंस वगैरह रुकी हुई होंगी, क्या मतलब फ़ायदा है? आई थिंक ये लॉन्ग मार्च छोड़ के और हमें हमारा जो मुल्क डूब रहा है ना उसकी तरफ आना चाहिए। पॉलिटिकल लड़ाइयाँ बाद में कर लो, पहले हमारा मुल्क जो डूब रहा है उसको संभाल लो। तो बिल्कुल हमें इस चीज़ का पता है कि जो हालात जो हैं वो डेंजरस होंगे, लेकिन हम जहनी तौर पे तैयार हैं इस मार्च के लिए और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जाएंगे इस मार्च के अंदर। हम जुमे खान साहब को नहीं करेंगे, हम मुल्क को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये मीडिया पे अक्सर चल रहा है जी खान का ये हो गया, ये नहीं है। इस टाइम जो है ना आप मुल्क को देखेंगे, यार हमारा मुल्क 6 महीने पहले कहाँ पे था और 6 महीने बाद आज कहाँ पे खड़ा हुआ है। जब निकल रहे थे ये तो जाहिर बात है माइंड में होते ही सब कुछ होना है, और वैसे भी यूथ है, जज्बा जुनून हिम्मत नार निकल आएंगे। अच्छा जी, सो ये हैं जी लोगों के ख्यालात। इसके अलावा जी हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पर हम देखते हैं लोग किसी भी मामले पर अपनी राय दे रहे होते हैं। सो ट्विटर पर लोगों की राय इस लॉन्ग मार्च को लेके क्या है? अब बड़े पॉजिटिव भी लोगों की मैसेजेस हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका साथ भी दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम क्यों जाएं, इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा क्यों बने, क्या हमारे इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने से बिजली का बिल कम आ जाएंगे, क्या महंगाई कम हो जाएगी, गारंटी कौन दे रहा है? सो कुछ लोग कह रहे हैं जी इंशाल्लाह वो हिस्सा बनने जा रहे हैं इस लॉन्ग मार्च का, और कुछ लोग जी तनकीद इस तरह से भी कर रहे हैं कि 5 साला दौर में क्या हुआ जो अब हो जाएगा, यानी मिले जुले रुझानात हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं या सारे लोग इसके खिलाफ हैं, लोगों के रुझानात मिले जुले हैं। जैसा कि अभी आपको हमने शॉर्ट्स भी दिखा दिए कि लोग किस तरह से जी कुछ लोग साथ दे रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। खैर कुछ मैं आपको ये भी बता दूं जी, लिबर्टी चौक पर सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है और इसके साथ साथ जमान पार्क में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद होंगे और लॉन्ग मार्च की तैयारियों का इंतजाम का अभी जो है वो जायजा भी लिया जा रहा है। अब ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं जी। फिरोजपुर रोड पर जो है कलमा चौक से लॉन्ग मार्च लिबर्टी से निकलेगा, जब कलमा चौक से होता हुआ फिरोजपुर रोड पर जाएगा। फिरोजपुर रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगा दिए जाएंगे। अच्छा जी, मियाँ महमूद रशीद जो हैं और अफीफ सिद्दीकी इचरा में कैंप लगाएंगे, असलम इकबाल साहब मुजंग में, मियाँ हमाद अजहर एमयू कॉलेज 2 बजे लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, यास्मीन राशिद जुबैर नियाजी जो हैं वो पोस्ट ऑफिस चौक पे, और इसके बाद दाता दरबार से होता हुआ 5 बजे आज़ादी चौक पहुंचेगा ये लॉन्ग मार्च। सो ये है कल का तमाम प्लान। इंशाल्लाह कल हम आपको ट्रैफिक प्लान भी शेयर करेंगे, कुछ सिक्योरिटी भी, और कुछ लॉन्ग मार्च के हवाले से बताएंगे कि जी लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है। वो तो खैर बताना क्या है, सब चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अभी आपको बता देते हैं मौसम कैसा होगा। बाहर है फरीहा, ओवर टू यू। जी है ना, बिल्कुल। अगर आज शहर लाहौर के मौसम से आगाह करूँ तो शहर में इस वक्त हल्की धूप भी निकली हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो है हवा भी चल रही है जो शहर के मौसम को किसी हद तक बेहतर बना रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा है वो आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, और कम से कम दर्जा जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। शहर भर में जो है 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं भी चल रही हैं, जो शहर के मौसम को किसी हद तक जो है वो बेहतर बना रही है और गर्मी की जो शिद्दत है उसको तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जो आज हवा में नमी का तनासुब है वो 60% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ पे एक तरफ शहर का मौसम जो है वो किसी हद तक बेहतर हुआ है, वहीं स्मोक के बार भी शहर पे जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 312 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो शहर लाहौर के वासियों के लिए एक परेशान कुन भी बात है, और सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक
खतरनाक भी है। शहर के अतराफ में भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। नारकली बाज़ार में 390 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह DHA 5 में जो है 364, इकबाल टाउन 290 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकला जाए और स्मोक से बचने के लिए जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के फ़िलहाल कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं बताए जा रहे। शहर में आज जो बारिश के इम्कानात हैं वो तकरीबन 5% बताए जा रहे हैं। बारिश हो जाती है तो स्मोक से शहरियों को काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा जी, बारिश के इम्कानात कम हैं जैसे कि बता रही हैं फरीहा, बारिश हो जाए तो काफ़ी हद तक स्मोक छट जाएगी। सो मौसम अब बेहतरी की तरफ तो आगे जा रहे हैं, लेकिन स्मोक का इशू फिलहाल बरकरार है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद, एक बार फिर से सेगमेंट शामिल कर रहे हैं। और अगर आपका प्लान है जी नया मोबाइल लेने का, सो आज हम आपके साथ वीवो के डिफरेंट मॉडल्स शेयर कर रहे हैं और इनके प्राइस भी आपको बता देंगे जी। वीवो मोबाइल है Y51, प्राइस इसकी है जी 32,999 रुपये। वीवो Y30 मोबाइल अगर आप खरीदेंगे 27,999 रुपये में आपको मिलेगा। इसी तरह वीवो Y15S मोबाइल है 25,999 रुपये में। वीवो का ही मॉडल है Y12S 22,499 रुपये। सो मोबाइल रेट्स के बाद सब्जियों के रेट आपको बताएंगे सेगमेंट आज के भाव में। ओपन मार्केट पे सब्जियों के आज के रेट हसनैन बता रहे हैं जी। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव है वो दिखने में आया है सरकारी नरखनामे में, और ओपन मार्केट में फरोख्त होने वाली जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में तजाद देखा जा रहा है। टाउनशिप सब्जी मंडी में मौजूद है और अगर यहाँ पर जो रेट्स हैं परचून की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमतें जो रेट लिस्ट में हैं वो ज़्यादा हैं, 5 से 10 रुपये कमी के साथ फरोख्त की जा रही हैं। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी कीमत उनकी जो ज़्यादा है वो रेट लिस्ट से वसूल की जा रही है। एक नज़र सब्जियों की कीमतों के ऊपर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी आलू जो है दर्जा 2 70 से 75 रुपये सरकारी रेट है। ओपन मार्केट में 65 से 70 रुपये फ़ी किलो में वो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर दर्जा 2 145 से 155 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में वो 180 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन चाइना जो है 285 से 300 रुपये सरकारी रेट है। ओपन मार्केट में 330-350 के दरमियान में वो फरोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना 325 रुपये से लेकर 345 रुपये सरकारी रेट है। ओपन मार्केट में जो अदरक चाइना है वो 350 से लेकर 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। रेट लिस्ट के मुताबिक जो बैंगन है 35 से 37 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में वो 45 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी जो कीमत है 120 से 125 और जो फूल गोभी है वो 50 से 53 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट है। ओपन मार्केट में जो बंद गोभी है वो 150 जबकि जो फूल गोभी है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च सरकारी कीमत 240 से लेकर 255 रुपये है। ओपन मार्केट में 300 और 330 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। मटर 250 से 260 रुपये सरकारी कीमत है। 280 से लेकर 300 रुपये यहाँ पर टाउनशिप सब्जी मंडी में वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह सब्ज मिर्च दोम जो है 230 से लेकर 245 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में सब्ज मिर्च जो है 280 और 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 48 से 50 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में 60 और 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लीमू चाइना 55 से लेकर 69 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में 80 से 100 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टिंडे देसी काले जो हैं 180 से लेकर 195 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में 190 से लेकर 210 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गाजर चाइना की बात करते चलें 140 से लेकर 155 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में भी 140 से लेकर 150 और 155 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जो गाजर देसी है जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। डिटेल में आपने बता दिया कौन सी सब्जी मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो घर बैठे आपके लिए तो जी प्रॉब्लम आसान कर दिया हमने, आपको सब्जियों के रेट बता दिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।